फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और इस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टर्म में भी इसकी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रस्तावना से। हमारा प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हुआ हमारे संविधान की प्रस्तावना। अगर आपको संविधान की प्रस्तावना याद है तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है और बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है वो पहले स्टेटमेंट देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में इसका संविधान से संबंधित प्रस्तावना का क्या महत्व था। तो संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को पढ़ करके संविधान के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका दर्शन क्या रहा होगा, इसकी जो मूलभूत प्रकृति होगी ये या फिर ये किस तरीके से इसमें संविधान की बातें कही गई है, प्रस्तावना को पढ़ करके हमें देखने को मिल जाता है। तो संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया? तो एन ए पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया। ये सारे जो स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ये इन सारे स्टेटमेंट को जरूर ही रिमाइंड कर लेंगे और ट्राई करेंगे कि ये सारे आपको याद हो, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। राजनीतिक जन्म कुंडली, तो के एम मुंशी के द्वारा कहा गया प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? तो ठाकुर दास मार्कंड के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान निर्माताओं का दीर्घकालिक सपनों का विचार, जो हमारा प्रस्तावना था वो संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों का विचार था, ये कहा गया ए के स्वामी अय्यर के द्वारा। और एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आप इसका महत्व देख सकते हैं कि संविधान के लिए प्रस्तावना कितना महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो सुभाष कश्यप के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की कुंजी, तो संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया? तो अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया? तो एन ए पालकीवाला के द्वारा कहा गया। संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? तो ठाकुर दास मार्कंड के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। वही देखेंगे संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया? तो अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा इसे संविधान की कुंजी कहा गया। और संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार ये किसके द्वारा कहा गया? तो ए के स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया। और राजनीतिक जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया के एम मुंशी के द्वारा। और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये कहा गया सुभाष कश्यप के द्वारा। अब चलिए अब इनमें स्टेटमेंट का मुख्य तत्व देखते हैं। जो प्रस्तावना है उसका मुख्य तत्व क्या है? तो आप इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो यहाँ से आपका इस स्ट्रक्चर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। हमारा जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग से। इट मीन्स जो संविधान, ये जो प्रस्तावना है, अगर संविधान की अगर देखा जाए तो अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये हमें भारतीय जनता में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए संविधान का स्वरूप, तो संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसको आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप इसको याद करने के लिए SSPLG से याद कर सकते हैं, SSPLG। तो ये आप सीक्वेंस याद कर लेंगे, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान की प्रस्तावना का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया? तो ये USA से लिया गया, अमेरिका से लिया गया।
तो ये सारा क्वेश्चंस आप यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट देख रहे होंगे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट आप देखिए कि छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, इनफैक्ट यूपीएससी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सब में भी डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे संविधान में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? तो हम लोग देखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ने को देखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कौन कौन से शब्द थे? तो यहाँ स्वरूप वाले से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को हटा देंगे। SLG वहां पे देखने को मिलता है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो SSPLG प्रेजेंट टाइम में देखने को मिला। तो ये वाला जो है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग संविधान का उद्देश्य। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता। तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है और कितने प्रकार की समानता की चर्चा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो न्याय में देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। आपको कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय की चर्चा नहीं की गई है। तो आप अगर याद रखेंगे किसकी किसकी की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। और वहां पे आपको क्वेश्चन में धार्मिक न्याय भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, धार्मिक न्याय की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। स्वतंत्रता में देखेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता की चर्चा हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से जो हम लोगों ने स्वरूप देखा था, स्वरूप में हम भारत के लोग। तो भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? तो जो संविधान है वो भारतीय जनता के प्रतिनिधि द्वारा तैयार किया गया और अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। और भारतीय संविधान जो है वो जनता के इच्छा का परिणाम है। तो यहाँ से हम भारत के लोग से इतनी सारी बातें क्लियर होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत ना तो किसी विदेशी राष्ट्र के अधीन रहेगा और ना ही कोई अन्य विदेशी राष्ट्र भारत पर निर्भर रहेगा। तो संप्रभुत्व संपन्न का ये अर्थ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज में सभी को एक समान दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे जाति, भाषा, लिंग इन सब के आधार पे किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत एक धर्म विहीन राज्य है। और धर्म विहीन राज्य से क्या अर्थ है? तो यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता दी गई है और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि संविधान की सारी शक्ति जनता में निहित होती है। और यहाँ पे देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक जो होता है शासन, लोकतांत्रिक तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत वैसे आते हैं जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और ऐसा शासन आपको कहाँ देखने को मिला? तो स्विट्जरलैंड में आप ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र देख सकते हैं। और भारत का जो लोकतंत्र है वो आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे गणराज। गणराज का अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत राजा की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा, राज्यसभा और देखेंगे तो विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इन सारे को भारतीय जनता चुनती है और ये मिलकर के राष्ट्राध्यक्ष को चुनते हैं, जहां से हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 1-2 विवाद याद रखेंगे। एक हो वेड़ूवाड़ी वाद 1960 का ये मामला था। इसके द्वारा कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया।
और नेक्स्ट देखेंगे केशवानंद भारतीवाद 1973। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया कि जो हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है, और इसके तहत इसी के तहत जो संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है इसमें अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा। और संशोधन करने के लिए एक शर्त रखी गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो किया जाएगा, लेकिन एक शर्त होगा कि जिसको मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे। प्रस्तावना से कुछ हम लोग डेट याद रखेंगे। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ चेंजेस करके ही ये जो प्रस्तावना है उसे बनाया गया है। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे पेश किया गया था। और ये पूछा था कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे। पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और एक और डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव में आगे कुछ परिवर्तन करके इसे भारत की प्रस्तावना बनाया गया। और जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया उसी दिन से प्रस्तावना को भी अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं कि जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो रूसी क्रांति, जो 1917 की रूसी क्रांति है जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो वहां से ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात, आर्थिक न्याय की बात ली गई है बोल्शेविक क्रांति से। और एक और टर्म याद रखेंगे, एसएसबी। एसएसबी से आपका होता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो ये चर्चा हमारा उद्देश्य है इसमें देखने को मिला था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, वहां से ये वाला टर्म लिया गया एसएसबी। अब एसएसबी के टर्म में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को याद रख सकते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर टुडे।